Question number 1. Which of the following is the unit of Rydberg constant? Rydberg constant का यूनिट कौन सा है? ये तो आसान है, मीटर इनवर्स. 1 over wavelength is equal to RH into 1 over n square minus 1 over p square. चूंकि इसके तो यूनिट्स नहीं है तो RH का यूनिट क्या है? वो है मीटर पावर माइनस 1. ठीक है. नंबर 2. हाँ जी, वो बाद में आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. नंबर 2. एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन was confirmed by Compton, de Broglie, आइंस्टाइन या मार्क्स प्लैंक्स? कौन सा होगा? सोच लो. एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन was confirmed by प्लैंक्स. ऑप्शन नंबर डी, प्लैंक्स ने कंफर्म किया. ठीक है. E is equal to HF, Planck constant. Number 3. The relative strength of quarks is 1, 2, 3 या 4? हाँ जी, बिल्कुल लास्ट चैप्टर में लास्ट पेज पे आप एक टेबल देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है फोर्सेस. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ. अगर फोर्स स्ट्रांग है तो क्वार्क का रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा 1. अगर फोर्स वीक है तो क्वार्क का रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा 10 पावर माइनस 7. याद रखें अपने साथ. ठीक है. अगर फोर्स स्ट्रांग है तो फिर क्या होगा? 1. अगर वीक है तो फिर क्या होगा? 10 पावर माइनस 7. आप लोग देख सकते हैं बुक में. ऑप्शन नंबर ए. नंबर 4. एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर is made of cast iron, silicon steel, aluminium या cast steel? कौन सा होगा? Aluminium. ऑप्शन नंबर सी. नंबर 5. A metallic ring is attached with the wall of a room. When the south pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be clockwise, anti-clockwise, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज या नन ऑफ अबव? कौन सा होगा? सोच ले. कहता है एक दीवार है, ठीक है, और इसके साथ हमने एक कॉइल को अटैच किया. इस कॉइल में लगा हुआ है क्या? गिलवानीमीटर. ठीक है. और हम यहाँ पे मूव करते हैं क्या? एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल इनवर्ड टू दी कॉइल होता है. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर क्या होगा? ये होगा क्लॉकवाइज. अब अगर लेट सपोज यही कॉइल है, ये मैंने रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है. और मैंने लगाया है क्या? गिलवानीमीटर. और यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि साउथ पोल टुवर्ड अ कॉइल, तो फिर क्या होगा? फर्स्ट क्लॉकवाइज होगा एंड देन एंटी क्लॉकवाइज होगा. इसके कुछ केसेस हैं. असल में ये लेंस ला पे है. ठीक है. गौर से देखें. यहां पे कॉइल है, इसके साथ गिलवानीमीटर अटैच है. ठीक है. और मैंने यहां पर मैग्नेट लाना है. गौर से देखना है. ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, या ऊपर से मैग्नेट लाना है साउथ पोल नॉर्थ पोल, या यहां पे मैग्नेट लाना है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या डाउनवर्ड से मैग्नेट लाना है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड कॉइल हो तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पे होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है. अगर ये अवे हो तो फिर क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा. ठीक है. या यहां पे इसको चेंज करें, यहां पर लिखो साउथ नॉर्थ, यहां पर लिख के साउथ नॉर्थ, यहां पर लिख के साउथ नॉर्थ, यहां पर लिख के साउथ नॉर्थ. एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब ये अवे जा रहा हो. जब ये अवे जा रहे हैं.
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, कब होगा, अगर नॉर्थ टुवर्ड जा रहे हो और साउथ अवे जा रहे हो तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी अपोजिट होगा। ये तकरीबन टोटल केसेस जो है 24 बनते हैं इससे। हाँ जी, हाँ जी, क्लॉकवाइज होगा, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, नंबर 6, if the speed of rotation of AC generator is made 4 times of its initial values, the percentage increase in induced EMF is 100%, 300%, 400% या none of above। क्या होगा, क्यों? ये है क्वेश्चन नंबर 6। एसी जनरेटर का जो ईएमएफ है वो बराबर है एन ए ओमेगा बी का है, ठीक है। अब आपको पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ईएमएफ का रिलेशन ओमेगा के साथ क्या है, डायरेक्ट, तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वो भी डायरेक्ट होगा, ठीक है। अगर इसको हम 4 टाइम इंक्रीज करें तो ये ईएमएफ 4 टाइम इंक्रीज होगा। जो 4 टाइम आ गया तो परसेंटेज में लिखो, ये बनेगा क्या, 400% बनेगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज इंक्रीज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्यों, इनिशियल से, सॉरी इससे क्या करें, फाइनल से इनिशियल को माइनस करें, टोटल इतना हुआ, ठीक है। इंक्रीज कितना होगा, 100%, इससे माइनस करें तो ऑप्शन बनेगा 300%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, नंबर 7, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एनर्जी, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और ऑल ऑफ अबव। पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी। नंबर 8, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सिलिकॉन इज, ये क्वेश्चन है पी एन जंक्शन के साथ रिलेटेड, ठीक है, कि अगर पी एन जंक्शन में आप सिलिकॉन को यूज करें तो वहां पे जो न्यू वोल्टेज है इसका वो कितना है, 0.7 वोल्ट है, ठीक है। और जो पी एन जंक्शन यहां पे ये बनता है, ये इसका जो डिस्टेंस होता है इसके दरमियान वो कितना होता है, वो माइक्रोन में होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के। क्या मांगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगा है, तो एज वी नोड इट, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। V कितना है, 0.7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁶ या 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+6 या होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर ए कब होगा, जब जर्मेनियम हो। जर्मेनियम के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, और सिलिकॉन के लिए ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, नंबर 9, आउटपुट करंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इन द फॉर्म ऑफ पेवर डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, कंटिन्यूस करंट, ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। हाँ जी, क्या ख्याल है, हाँ तो पल्सेटिंग कौन सा होगा आपके ख्याल में, हाँ जी, कंटिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा, सोच लो। इसमें है ऑप्शन नंबर नन ऑफ अबव, क्योंकि कंटिन्यूस करंट वो क्या होता है, स्टडी करंट होता है या पेवर डीसी होता है, ठीक है। आप लोग कहते हो ना कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने पढ़ा है स्टडी करंट में, कंटिन्यूसली इज नोन एज स्टडी करंट। और स्टडी करंट असल में क्या है, वो डायरेक्ट करंट है। और कौन सा डायरेक्ट करंट है, पेवर डीसी है। अब पेवर डीसी क्या मतलब है, जिसका एम्पलीट्यूड या जिसको मैग्नीट्यूड हम कहते हैं वो चेंज नहीं होता। अगर ग्राफिकली हम इसको बनाते हैं तो ग्राफिकली ये किस तरह होगा, नंबर 9 ये इस तरह है, यहां पर ये होगा Q और ये होगा T, तो ये बनेगा इस तरह, ठीक है, स्ट्रेट होगा बिल्कुल।
तो पावर डीसी, स्टेडी करंट, कंटिन्यूस करंट, इसका मतलब क्या है? सेम है। और फुल वेव रेक्टिफायर का आप लोग जानते हैं जिसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह बनता है, ये क्यू और ये टी, ये इस तरह बनता है। इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, या इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी जिसकी एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं है ना, कंटिन्यूस जिसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आता उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 10, द नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन ब्रिज वेव रेक्टिफायर इज 4। अगर फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए फिर क्या होगा? फिर 2 होगा। हाफ आ जाए फिर क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। फेज डिफरेंस between two particles of a medium lying between two consecutive nodes is, phase difference कितना होगा? सोच लो, डिस्टेंस कितना होगा टू कंसेक्यूटिव नोड या इंटी नोड के दरमियान? रहता होगा कननो लेमडा बाई 2, समीर दवास का प्रेरा लेमडा बाई 2 होगा। तो फिर यहां पे फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई डी, इस फार्मूले से मालूम करो। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई डी कितना है? लेमडा डिवाइडेड बाई 2, लेमडा लेमडा खत्म, 2 2 खत्म, यहां पर आ गया पाई रेडियन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज रिट्ज इक्वेशन। ये मैंने उठाया है आप लोगों के सिंध के टेक्स्ट बुक से, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, एफ इज इक्वल टू आर एच सी इंटू 1/n² माइनस 1/p²। आपने यहां पर लिखा है ये वाला फार्मूला, ये तो आपको पता है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब आपको पता है कि C इज इक्वल टू एफ लेमडा है, लेमडा बराबर होगा C डिवाइडेड बाई एफ, या 1/λ बराबर होगा F डिवाइडेड बाई C। ये इक्वेशन आ जाएगा, 1/λ की जगह पुट करें F डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n² माइनस 1/p²। ये C यहां पर शिफ्ट करें, सो F इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाई बाई C 1/n² माइनस 1/p², ठीक है। एक और एमसीक्यू आ सकता है इसके साथ कि द प्रोडक्ट ऑफ Rydberg constant and speed of light gives you option number A time, option number B frequency, option number C velocity, option number D none of above। क्या देगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये है, देखो आपने 2 चीजें पढ़े हैं, एक यहां पर पढ़ा आर एच मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू एफ, एक आपने पढ़ा है कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। वो क्या है? वो भी आर सी है, आर सी इज इक्वल टू वो टी है। यहां पे रिडबर्ग कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट है, यहां पर क्या है? यहां पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है जो बराबर किस चीज के है? टाइम के बराबर। दोनों आर सी है, लेकिन फर्क क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट वन, टू प्रोड्यूस फोटोग्राफ्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द हेवी मशीनरी ऑफ प्लांट्स एंड वेसल्स बाय हाईली पेनिट्रेटिंग gamma rays is cobalt 60, C carbon 14, आयोडीन 131 या नन ऑफ अबव। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? हाँ जी, आर यू श्योर? कौन सा होगा? ये आपकी बुक में मौजूद है जी, केपी के टेक्स्ट बुक में मौजूद है। एक लाइन मैंने उठाए है वहां से, क्योंकि रेडिएशन का इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल रेडिएशन। हाँ जी, आयोडीन 131
ऑप्शन नंबर सी। The direction of magnetic field lines of force around a current carrying conductor is determined by a right hand rule. तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असल में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये किसने फाइंड आउट किया है? ऑरेस्टेड ने। आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टॉपिक नंबर 1 में कि अगर करंट फ्लो अपवर्ड कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अगर करंट फ्लो अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे फ्लो क्या हो? डाउनवर्ड हो, तो फिर डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉक सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। हाँ जी जी, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। यहाँ पर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट तो नहीं है। तो कन्वेंशनल कौन सा है? कन्वेंशनल आप राइट हैंड यूज करें जी, नहीं सिर्फ राइट हैंड। बोथ है ऑप्शन, हाँ बोथ एंड बी लगाए। जब दोनों है तो दोनों लगाए, क्योंकि कन्वेंशनल के लिए राइट और इलेक्ट्रॉनिक के लिए लेफ्ट। मैंने ये बोथ का ऑप्शन नहीं देखा था, सॉरी फॉर डेट। तो बोथ एंड बी। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स एट 60 डिग्री इज 0.5। किस तरह होता है? देखिए, आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन नंबर 15 है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। फर्स्ट आप मालूम करेंगे मैक्सिमम, ये बराबर है किस चीज की? बी ए की। जब एंगल कितना हो? 0 डिग्री या 360 डिग्री हो, तो ये इक्वेशन आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम और यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा। ये इंस्टेंटेनियस, ये मैक्सिमम। सो फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय फ्लक्स मैक्सिमम, ये बराबर हुआ कॉज ऑफ थीटा और कॉज ऑफ 60 डिग्री, ये बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5 या 1:2। 1:2 ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है। जब नहीं है तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.5 बी होगा, 0.5। नंबर 16, 1 वेबर इज इक्वल टू डैश मैक्सवेल 10 पावर 8 मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी। वेबर ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। और मैक्स ये क्या है? ये सीजीएस यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो हम कहते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्स, या ये बराबर हो सकता है 10 पावर 8 मैक्स की जगह आप लोग लगा सकते हो गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी का यूनिट क्या है? टेस्ला। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला का सीजीएस यूनिट कौन सा है? गॉस, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी बनते हैं, वो खुद बनाएं। नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ohm. Its length is increased by 10% by stretching. The new resistance will now be 11, 12, 13 या 1.2। कौन सा होगा? हाँ जी, 11 होगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि 10% क्या होता है? देखो 10% कितना होता है? 1 होता है। जब 10% है तो आप 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 वाले फार्मूला यूज करो। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे बनेगा 20, ऐसे क्या बनेगा 1, 21%, ऐसे बनेगा 0.21, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है पहला? 10, इसके साथ ऐड करो 0.21, इससे बनेगा क्या 10.21। अब 10.21 तो यहाँ पर है नहीं, कि है नहीं है ना, तो एक क्लोज कौन सा है?
11 ओहम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेस यूनिट क्या है? तो देखो, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V बाई आई। V आपको पता है जॉल पर कूलम इसका यूनिट है, तो लगा यहां पर जॉल पर कूलम पर एम्पेयर। जॉल का जो बेस यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम यहाँ पे बराबर है एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। लगा यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कूलम की जगह एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, और एम्पेयर अपनी जगह पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर सेकंड क्यूब, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 ए पावर -2। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो लगाए। ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी तो नहीं है, सी है, सी। बी भी नहीं, एक मिनट, सी भी नहीं है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सही है कि नहीं? डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन है, देखो, m l स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2, इसके साथ लिखे। नंबर 20, द पावर लॉस P and resistor is calculated by using the formula P is equal to V square divided by R. The uncertainty in the potential difference V is 3% and the uncertainty in R is 2%. What is the uncertainty in power P? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये है P is equal to V square divided by R। परसेंटेज इन P मालूम करना है, तो ये होगा 2 into परसेंटेज इन V प्लस परसेंटेज इन R। 2 परसेंटेज इन V कितना है? 3%, और यहाँ पे R कितना है? 2%, तो ये होगा 6% प्लस 2% विच इज इक्वल टू 8%। ये रूल तो पता है ना आप लोग को? हाँ जी, 19 में। अच्छा 19 है, इफ करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज बाय 1% देन द पावर विल चेंज बाय 2%। आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। एक बात जहन में याद रखो, जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझसे पढ़ा है उसको तो याद होंगी, जिसने नहीं पढ़ा वो याद रखें। अगर परसेंटेज 0 से ग्रेटर हो और 10 से कम हो, सपोज करें इसके बात करता हूं, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? परसेंटेज इन P ये बराबर होगा 2 इंटू परसेंटेज इन I, या इसको मैं लिख सकता हूं √P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ठीक है, तो यहां पे अगर परसेंटेज इन करंट मालूम करना है, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू परसेंटेज इन P। ये इंक्रीज और डिक्रीज, ये ट्रिक अपने साथ नोट करें, ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए है। अगर इंक्रीज आ जाए तब भी ये ट्रिक यूज करना है, अगर डिक्रीज आ जाए तब भी ये ट्रिक यूज करना है। लेकिन अगर परसेंटेज ये ग्रेटर हो जाए 10 से, तो फिर उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करना है? परसेंटेज इज ग्रेटर देन 10% या इक्वल टू 10% एंड लेस देन 100%। ठीक है, फार्मूला वही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के लिए। तो इंक्रीज के लिए क्या करना है? 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और डिक्रीज के लिए है 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। और अगर परसेंटेज 100 के बराबर हो या 100 से ग्रेटर हो, फिर क्या करना है? वो वाला फार्मूला, कौन सा वाला? वो वाला, पता है ना? आगे वाला फार्मूला रहता, याद है ना? हाँ, देखो, लेट्स सपोज
आई मैंने इंक्रीज किया 100% या 200% या 300% या 400%, यहाँ पे गौर से लेके परसेंटेज इंक्रीज इन पावर विल बी, ठीक है। क्या करना है, पहले ये कितना था 100%, मैंने इसमें इंक्रीज लाया कितना 100%, कितना बन गया 200%। 200% क्या है 2 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, P इज इक्वल टू 2 है तो 2 पे स्क्वायर ले ले, यहाँ पे आंसर आ गया 4, मल्टीप्लाई करो 100% के साथ, इंक्रीज आ गया कितना 300%, 4 माइनस 100%, टोटल चेंज कितना आएगा 400%, इंक्रीज कितना हुआ 300%, ठीक है। समझ आ रही बात की। अगर मैं कहूं करंट 100% डिक्रीज हो जाए फिर, हाँ जी, डिक्रीज 100 से ज्यादा नहीं होगा ना, 100 के बराबर होगा। डिक्रीज हमेशा के लिए 100 से क्या होगा कम होगा, 100 से कभी भी ज्यादा नहीं होता ना, 100 के बराबर हो जाए। अगर 100% डिक्रीज करे तो बात खत्म हो गया, ठीक है। जिम्मेदार से 100 रुपये दी और 100 रुपये में देना वाग से 16 से बातिश्री अब तुम 150 देना वालम ते मासा 100 रुपये 150 तेरा संग वाग से, ठीक है। तो इंक्रीज नहीं हो कर्ज नो कर्ज को बदाना खलम चुके दे सर उस्ताद से 100 रुपये दी अब दे माला 150 रुपये रा कर 100 पर आके 100 पर आके 50 बचा नाखलम ताना खुश मगज से। नेक्स्ट वन, in a case system of unit epsilon not equal to ऑलरेडी बोर्ड सवेरे, ठीक सो देखिए आपको पता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m के बराबर है, m के बराबर है ना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, m के बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, सो कुछ एप्सिलॉन नॉट बराबर दे, हाँ जी। असल में k का जो अपना वैल्यू है सबको पता है यहाँ पे, वो बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के बराबर है, ठीक है। वैक्यूम के लिए k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का अपना वैल्यू कितना है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, तो ये कूलम स्क्वायर ऊपर लेके जाए, ठीक है। सो योर ऑप्शन इज कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 इंटू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, नंबर 22, metal sphere A has plus 12 charge and identical sphere has plus 16 charges. After two are brought in contact, the charge on sphere A is, दो charges ही यो plus 12 थे plus 16 थे यो contact के में क्या होदन द अगेन बाद sphere A मानी सुमर charge ला लो, दो है, ये A है प्लस 12, ये भी है प्लस 16, मैंने इसको एक कंटेक्ट में रख दिया, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा 12 प्लस 16 28, 14 यहाँ पे होगा 14 यहाँ पे, ये A और ये B, A पे कितना होगा प्लस 14, B पे कितना होगा प्लस 14 हमेशा के लिए, ठीक है। याद रखो जब भी कंटेक्ट में आप लोग रखते हो तो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, दोनों पे चार्जेस क्या होंगे इक्वल होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या बोथ एंड बी, कौन सा होगा मोशन। जब मोशन नहीं हो तो फिर सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, मोशन ही नहीं आ रहा जी। देखो अगर बोथ एंड बी की जगह ऑप्शन होता ऑल ऑफ अबव तो फिर ऑल करेक्ट होता, ठीक है, लेकिन यहां पे तो ये एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड नहीं करता। याद रखो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन,
मोशन द उली को। सो यहाँ पर आ गया डिस्प्लेसमेंट पे ये डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, फोर्स पे ये डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। जो भी फिजिकल क्वांटिटी मोशन के साथ रिलेटेड हो उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आल का ऑप्शन मौजूद नहीं है, मोशन है तो हम टेक करेंगे किस चीज को, मोशन को। ठीक है, हालांकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी करेक्ट है जी। किस चीज पे डिपेंड करे, फील्ड पे डिपेंड करे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हाँ जी ठीक है, इंडिपेंडेंट है मोशन पे। नंबर 24, a man goes 10 meter toward north, then 20 meter toward east, then total displacement covered by a man is 500. option number B या D? जो कहता है B है वो जरा हाथ ऊपर करें। 1 2। जो कहता है D है 1 2। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट में डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ऐसे आता है 500। इसको हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर अंडर रूट, आएगा 10 अंडर रूट 5 अंडर रूट 10। हाँ जी किस तरह करना है सर जी 20 50 हो जाएगा। हाँ जी 500 आ जाएगा ना 500 किस तरह करना है सर जी। एक नॉर्थ में जा रहे हैं, एक ऑफ ईस्ट में जा रहे हैं, एंगल 90 में, तो हम उससे कर सकते हैं ना सर। किस तरह करेंगे पिथागोरस से सर। तो ये है ना, तो ये पिथागोरस है ना, तो बी ऑप्शन आता है। तो ये पिथागोरस है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 10 अंडर रूट 5 है ना, पिथागोरस है ना। देखिए कहता है गौर से देखिए, नॉर्थ